सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमारा क्रैश कोर्स प्रचंड सीरीज के नाम से चल रहा है उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स आज मैं आपको इंटीग्रल का पार्ट 8 दिखाने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमने अभी तक किया है कि इंटीग्रल्स की जितनी एक्सरसाइजेस हैं उसको वन शॉट में लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये आज 8th लेक्चर चल रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये 8th एक्सरसाइज है आपकी इंटीग्रल्स की, जो कि लिमिट एज अ सम पर बेस्ड लिमिट ऑफ अ सम पर बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना, हो आपके सिलेबस में या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में हो, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे के स्टूडेंट जो फ्यूचर में आएंगे, क्योंकि हर बार सिलेबस रिड्यूस ही नहीं रहेगा, उनके लिए भी फायदेमंद होगा। और बाकी अपने अपने हिसाब से सब देख लेना किसके सिलेबस में है, किसके सिलेबस में नहीं है, किसको सीखना है और किसको नहीं सीखना। क्योंकि ना इसको करके हमें बेसिकली क्या पता लगता है, ये ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन आएगा मैं उसके लिए आपको करा रहा हूँ। बेसिकली हम इसको कर इसलिए रहे हैं ताकि ना आपको डेफिनेट इंटीग्रल की एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। किसकी? डेफिनेट इंटीग्रल्स की। इसके लिए आप हो सकता है फिजिक्स के स्टूडेंट हो, सिर्फ मैथमेटिक्स ना भी रखते हो, तभी भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। ये वही चीज़ है जहाँ पर हम स्ट्रिप लेते हैं और स्ट्रिप से फिर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसी चीज़ का पूरा निचोड़ होता है ये। क्योंकि अगर 7.8 हम नहीं कर रहे और हम 7.9, 10, 11 करने जा रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें मिस ना करें। चलिए मैं आपके साथ एक डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस चीज़ का बड़े ध्यान से समझना। ऑल्दो मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपने डिटेल लेक्चर्स में भी, लेकिन अभी मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि क्विकली आप एक ही वीडियो में सब कुछ समझ सकें। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी मैं आपको क्या करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। चलो इधर देखो, फिलहाल ये आपके पास एक है एक्स एक्सिस और ये है आपके पास एक वाई एक्सिस। बोलो कोई प्रॉब्लम है? और इसमें ये है आपका ओरिजिन। बहुत सिंपल है सारी बातें, है ना। ठीक है, मैं एक फंक्शन एज्यूम करता हूं। लेट से मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन एक रैंडम फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। मैंने दिखाने के लिए आपको ऐसा बनाया। इसका नाम अगर मैंने चूज किया इफ इट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी को अगर प्रॉब्लम होती हो कोने में आके समझ लो। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ x है कुछ। लेट से एक्स स्क्वायर फंक्शन हो सकता है, या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x हो सकता है, या y इज इक्वल टू log x हो सकता है, या y इज इक्वल टू e की पावर x हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। इस तरफ जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड में, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ व्हाट? x। फंक्शन ऑफ x, ये सभी के सभी फंक्शन ऑफ x है। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है चीज को। क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूंगा आप बोलोगे उसको क्यों नहीं लिखा, मैं उसको लिख दूंगा आप बोलोगे इसको क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैंने एज जनरल मैंने fx लिख दिया, y इज इक्वल टू। वो तो क्लियर है इतनी बात। ये क्या हेल्प करेगा अपनी? ये हेल्प ये करेगा कि आप जो भी x की वैल्यू डालोगे, आप बोलोगे मुझे x इज इक्वल टू 3 पे आंसर पता करना है, ये बोलेगा कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से सीधा ऊपर तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलिए, यानी वर्टिकली चलिए, और जहां पर आपने टच किया कर्व को वहां तक की डिस्टेंस बता देगा हॉरिजॉन्टल से, जो कि इसके अकॉर्डिंग अभी कितनी है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 है। एफ ऑफ 3 कहने का मतलब है जो भी फंक्शन है आपका, जो भी फंक्शन होगा आपका इनमें से या इनके अलावा भी, आप उसमें x के प्लेस पे जस्ट 3 रख दो। जैसे यहाँ रखोगे 9 मिलेगा, यहाँ रखोगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ रखोगे कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। अकॉर्डिंगली आपको y की वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि वर्टिकल डिस्टेंस पर है इस x एक्सिस के साथ, जो कर्व को जहां पर वो टच कर रहा है। मेरी बात समझ में आएगी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों को भी क्या हो गया, फिलहाल समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैंने चूज किया था x इज इक्वल टू 3, ऐसी एक इमेजिनरी पॉइंट था। अभी हम आगे की अपनी बात कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर बात समझ में आगे की है। मान लिया ये जो जगह है, यहाँ से मैं एक वर्टिकली स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कर्व है, मान लिया वो x इज इक्वल टू a से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू a से मेरा कर्व स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू b पर फाइनली वो क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है। x इज इक्वल टू b पर वो फिनिश हो जा रहा है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हुआ, x इज इक्वल टू b पर खत्म हो गया। इतनी छोटी सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, इसका कहने का मीनिंग है कि ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ये a है इस पॉइंट का, और ओरिजिन से ही इसका डिस्टेंस यहाँ से जो यहाँ तक है इसका डिस्टेंस b है। ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस इसका कितना है? b है। समझ में आ रही है मेरी बात?
यानी कि जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ये जो लास्ट पॉइंट है ये बी डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन और ये फर्स्ट पॉइंट ए डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन। इतनी बहुत सिंपल बात है। उसके बाद स्टूडेंट मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, होपफुली आप ध्यान से समझेंगे सारी बात को। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो बीच का डिस्टेंस है, जो ये बीच का डिस्टेंस है, देखिए मैं पहले 2-3 तरीका है इसको सीखने के लिए। मैं पहले फर्स्ट वाले मेथड से बता देता हूं। देखो इधर लेट से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप चूज करी, लेट से मैंने इसके बीच में एक स्ट्रिप चूज करी। मेरी वर्किंग क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं वो सुन ले। मैं एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहता हूं, यानी ये जो ब्लू कलर का कर्व ऊपर जा रहा है, इससे ये जो अंदर का सारा रीजन दिख रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूं। ये वाला जो सारा रीजन दिखाई दे रहा है, ये सारा रीजन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है वो मैं निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, एरिया अंडर द कर्व। आपको पता होगा ये चीजें बहुत काम की होती है, इवन आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स में पीवी ग्राफ होता है, अगर आप थोड़ा जानते हैं तो वहां भी ये चीजें काम की आती है। तो इसीलिए ऐसे को अगर हमें निकालना है एरिया, हम कैसे निकालें, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि ये शेप ऐसा है जो हमें इसका फॉर्मूला एकदम नहीं पता। ये रेक्टेंगल नहीं है जो हम लेंथ इनटू विड्थ बोल दें, और ये आपका सर्कल नहीं है जो हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? ठीक है ना। तो ये एक बात है, ठीक है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे एरिया अंडर दी अगर कर्व निकालना है, मैंने उसके लिए काम किया, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ये यहां से यहां तक की एक स्ट्रिप ले ली, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, और इस स्ट्रिप की खासियत यह है कि इसका जो ये विड्थ है वो h है, यानी कि h इसका विड्थ है, यहां से यहां तक की जो इसकी चौड़ाई है वो h है। और मैं h को यहां बड़े कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि h इज टेंडिंग टू 0। h एक बहुत मामूली सा नंबर है जो कि 0 को बिल्कुल टेंड कर रहा है पॉजिटिव तरफ से, पॉजिटिव साइड से। इसका मतलब h एक बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है, आपको दिखाने के लिए मैंने फिर भी वो चौड़ा बना रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका एरिया कितना होगा, तो आते हैं इस बात पर, क्योंकि इसका एरिया अगर मुझे एक बार पता लग गया और मैंने पता कर लिया कि यहां से लेके यहां तक कितनी स्ट्रिप है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि टोटल एरिया इसके अंदर कितना है। मेरी बात समझे नहीं समझे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने ऐसे करके हर स्ट्रिप मैंने पता कर ली कि कितनी स्ट्रिप्स इसके अंदर मौजूद हैं और सारी स्ट्रिप्स के एरिया को एड अप कर लिया अगर मैंने, तो क्या मैंने फिर इसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल लिया क्या? अगर मैंने एक पहली स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसी करके जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है सभी के एरिया कैलकुलेट करके जोड़ दिए, तो क्या मैंने सारा एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया? यस, एब्सोल्युटली, मैंने सारा एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स अभी आपको मैं कुछ समझा रहा हूं, यहां जरा समझेंगे ध्यान से। कैसे समझेंगे? ध्यान से समझेंगे। अभी देखो इधर पे, अगर मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये कोई भी वो जो वहां पर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, मैं उसे रैंडम उसको थोड़ा सा मैं यहां पर रफली ड्रॉ कर रहा हूं। मान लिया वो पिक्चर कुछ इस तरह की है, इसमें मान लिया मैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 3 या 4 जितनी आप लेना चाहते हैं, मैंने 3 स्ट्रिप ले लिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कितनी स्ट्रिप ले ली है? ओनली कितनी? ओनली 3 स्ट्रिप्स ले रखी है। अभी इन स्ट्रिप्स में मान लिया मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रिप यहां से स्टार्ट हो रही है, यानी ये x इक्वल टू लेट से a का पॉइंट है। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये x इक्वल टू a का पॉइंट है, यानी यहीं कहीं ओरिजिन रहा होगा, ऐसे कर यहीं पे कहीं पे ऐसे ही x एक्सिस जा रही है, ये यहीं कहीं पे ओरिजिन रहा होगा। x इज इक्वल टू a कहने का मतलब है इसकी x से डिस्टेंस जो है वो a है, यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पॉइंट है, पहला वाला जो पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू a यानी a डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? बताइए प्लीज जल्दी से। दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस या दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सिंपली कितना होगा? आप सभी समझ रहे हैं एक बात को, बहुत अच्छी सी बात है कि क्योंकि मैंने कहा कि ये h विड्थ के, सभी मैंने ऐसा अज्यूम कर रखा कि इस स्ट्रिप की विड्थ h है। अगर इसकी स्ट्रिप की विड्थ h है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई है वो h है अगर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की भी फिर h ही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी फिर h ही है, अगर इनका विड्थ अगर h है अगर तीनों का, मुझे आप बता सकते हैं ये पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट पहले पॉइंट से h डिस्टेंस आगे है, और क्योंकि पहला पॉइंट x इज इक्वल टू a पे है, तो दूसरा पॉइंट डेफिनेटली कहां पर होगा? a प्लस h पे। सुना मैंने आपकी बात, सुनी मैंने आपकी बात। ये यानी कि जो ये इस तक की जो लेंथ है, यहां तक की जो ओरिजिन से जो x डिस्टेंस है वो a प्लस h है। फाइनली जो यहां से लेकर ये जो थर्ड पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि थर्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आप डेफिनेटली कह सकेंगे a प्लस 2h। जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है वो प्लीज देख लीजिए इधर, क्योंकि जब यहां से यहां तक a प्लस 2h डिस्टेंस हो गई, तो उसमें एक और h, जब मैं यहां से यहां तक जब a प्लस h डिस्टेंस हो गई, मैं अगर इसमें एक और h जोड़ दूंगा तो a प्लस 2h ही तो मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं लास्ट पॉइंट के बारे में पता करना कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि जो इसकी डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट a प्लस ऑफ 3h।
आपको ये देखने से दिख रहा है, इसमें कोई हमें अपनी मर्जी से सोचना नहीं है, देखने से दिख रहा है, जो दिख रहा है वो है बस। क्योंकि आपको दिखा कि जो लास्ट पहला पॉइंट था ये a डिस्टेंस पर है, इसमें अगर h डिस्टेंस ऐड हो गया a प्लस एच, इसमें एक और h डिस्टेंस ऐड हो गया a प्लस 2h, इसमें एक और डिस्टेंस ऐड हो गया a प्लस 3h डिस्टेंस पर, ये सब भी मौजूद है। इतनी क्लियरिटी। तो ऐसे बार बार ना करें, इसके लिए हम एक रूल बना रहे हैं। ऐसा हम बार बार ना करें, इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, रूल बना रहे हैं। रूल स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपसे मैं अगर एक बात पूछूं कि यहाँ कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स थी, आप बोलेंगे 1, 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पर मौजूद है, आपने ऐसा कहा, बहुत बढ़िया, सच में 3 ही है। अच्छा, तो मैं अपने लिए एक रूल बना रहा हूं कि जो पहला वाला पॉइंट है अगर वो a है, पहले वाला पॉइंट अगर a डिस्टेंस पर है ओरिजिन से x एक्सिस में, तो दूसरे वाले को मैं देख रहा हूं, दूसरा पॉइंट जो है वो देखिए कितनी डिस्टेंस पर है, a प्लस h डिस्टेंस पर है। जो तीसरा वाला पॉइंट है वो कितनी पर है, a प्लस 2h डिस्टेंस पर है। चौथे वाला जो पॉइंट है वो a प्लस 3h डिस्टेंस पर है। यानी कि जो नंबर ऑफ पॉइंट जितने जौन सी पोजीशन में है h उससे कम है। अगर ये चौथा पोजीशन है ये तो h 3 है, अगर ये तीसरी पोजीशन का है तो h 2 है, ये अगर दूसरी पोजीशन का तो h उससे 1 कम है, और अगर ये पहली पोजीशन का तो h पहले से 1 कम, यानी 0h है, यानी एक भी h नहीं है। एक छोटी सी बात, लेकिन इससे भी और प्रिसाइज हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बात बहुत इजीली समझ में आ रही है कि जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, फाइनल बात कह रहा हूं, कंक्लूजन ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई लास्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये चीज पूछना चाह रहा है कोई, लास्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप कुछ मत करना, आप काउंटिंग करना, पहले नंबर की स्ट्रिप, दूसरे नंबर की स्ट्रिप, तीसरे नंबर की स्ट्रिप। आपने बोला टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्योंकि 3 है, इसीलिए वो पॉइंट x इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट प्लस 3 टाइम्स h होगा। यानी जॉन से नंबर की वो स्ट्रिप होगी, जो जहां वो टर्मिनेट होगी, जितने नंबर की स्ट्रिप होगी आप उतना ही h बोल देना। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं, जैसे मान लिया मैंने ये करा, ये एक स्ट्रिप और ये 2 स्ट्रिप, आपको बिना देखे बोलना है। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये x इज इक्वल टू a का पॉइंट है, तो आपको बिना देखे बताना है कि x इज इक्वल टू कितना होगा, बिना सोचे समझे सीधे बोल देंगे। कैसे बोल देंगे सीधे, क्योंकि ये पहले नंबर की स्ट्रिप है, दूसरे नंबर की, क्योंकि इसमें 2 ही स्ट्रिप मौजूद है, डेफिनेटली ये x इज इक्वल टू a प्लस 2h होगा, है ना। अगर मान लिया कोई आपसे बोल रहा है, ऐसे कर कर किसी ने 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रिप बना दी, कोई बोल रहा है कि x इज इक्वल टू a का पॉइंट है, तो ये वाला 5वें नंबर का जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5 स्ट्रिप है, आप तुरंत कह सकते हो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू a प्लस 5h। मेरी बात समझ में आ रही है। जो भी लास्ट पॉइंट होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट डिस्टेंस प्लस जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपकी हुई हैं अभी तक उतना टाइम्स h। जैसे मान लिया मुझे इसको पता लगाना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का, ये जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है, कुछ नहीं करूंगा, मैं समझ गया कि बाकी 2 स्ट्रिप है नहीं, मेरी कोई बात समझ रहे हैं। मेरे लिए लास्ट पॉइंट ये बन गया, जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके लिए लास्ट पॉइंट बन गया। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर पूछना चाह रहा हूं उसका कोऑर्डिनेट कितना है, बाकी सबको हटा दो, ये मान के चल लो कि आपकी स्ट्रिप सिर्फ यही है जो दिख रही है, एक ही स्ट्रिप है, और अगर स्ट्रिप एक ही है तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू a प्लस क्या होना चाहिए, h, सिंगल h, एक ही h, यानी आप देखोगे इसका पॉइंट a प्लस h है। मान लिया मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, बस इतना सोच लूंगा कि मेरी स्ट्रिप सिर्फ इतनी ही है, ये तीसरे नंबर की स्ट्रिप नहीं है, क्योंकि जब मुझे इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना तो मेरा मतलब ये हो गया कि मेरी स्ट्रिप्स खत्म हो गई यहीं पर, यहाँ पर। तो आप सिर्फ इतना देखो कि कितनी स्ट्रिप हो रही है, 1, 2, तो इसका डेफिनेटली पॉइंट होगा x इज इक्वल टू a प्लस 2h। मेरी बात बहुत क्लियर होगी, देख लो हर जगह से। छोटी सी बात बोली, बहुत ज्यादा मुश्किल ऐसा कुछ तो नहीं बोला मैंने, है ना। आप सभी को समझ में आ रहा है, यस तो मैं प्लीज बताइएगा, समझ में आ रही है बात मेरी, बहुत छोटी सी मैंने बात कही है। तो अपना एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो गया कि हमें कभी भी अगर लास्ट पॉइंट पता लगाना है तो हम देखेंगे कि यहाँ तक कितनी स्ट्रिप्स हो रही हैं स्टार्टिंग से, जितनी भी स्ट्रिप्स हो रही होंगी हम a प्लस उतनी टाइम्स ऑफ स्ट्रिप इंटू h कर देंगे। ये बस सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्या फायदा हुआ इसको बताने से? इसको बताने से एक फायदा हुआ कि जो हमारा मेन डायग्राम है इसमें हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a है तो उस हिसाब से अगर हर स्ट्रिप की विड्थ h है, अगर हर स्ट्रिप की विड्थ क्या है, h है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये जो लास्ट पॉइंट है इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस n इंटू h, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहां पर मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा था कि 1, 2, 3 स्ट्रिप है, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मौजूद है, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मौजूद है। डेफिनेटली इस पॉइंट का नाम ये होगा नहीं होगा।
अरे बात क्लियर है कि नहीं है? जहां पर मैंने h को बोला था कि h इज टेंडिंग टू 0 एंड n इज टेंडिंग टू इन्फिनिट, क्योंकि जब h 0 को टेंड कर रहा होगा, ध्यान से समझना, जब h 0 को टेंड कर रहा होगा तो जो ये स्ट्रिप है ये जितनी पतली हो सके उतनी पतली होंगी और ये इन्फिनिट तक जाएंगी थिन होते होते। तो ये बहुत थिन होंगी, तो आपको यहां तक अप्रोच करने में कितने स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ जाएगी? बहुत सारी स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ जाएगी आपको। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एक हेयर होता है ना, हेयर पतला सा है ना, ये सोचो स्ट्रिप वही है आपकी, वो हेयर जो आपका है वो स्ट्रिप है आपकी। कितना बारीक होता है हेयर, उससे भी मान लो 1000 गुना करोड़ गुना और पतली मान लो वो है। ऐसी स्ट्रिप्स को जोड़ते हुए जब आपको यहाँ आना है तो सोचो कितनी हेयर्स की जरूरत पड़ेगी, करोड़ों अरबों हेयर्स की जरूरत पड़ जाएगी। हम कह सकते हैं इन शॉर्ट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिट, यानी कि जो वो n है, नंबर ऑफ जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ज्यादा है। स्ट्रिप इतनी मोटी नहीं है जितनी दिखाई दे रही, बहुत थिन ले रहे हैं हम यहाँ पर। कारण है, आप बोलोगे क्यों ले रहे थिन, फिर इतनी थिन क्यों ले रहे हो जो काउंट ही नहीं कर सकते? आपके मन में, सबके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि h इज टेंडिंग टू 0 व्हाई? क्योंकि h 0 को टेंड कर गया तब तो इन्फिनिटी का सेंस समझ में आता है, लेकिन सवाल ये कि h 0 को क्यों टेंड कर रहा? एक ही स्ट्रिप लो, काम खत्म करो। इतना ज्यादा क्यों छोटे छोटे बारीक क्यों खाली चक्करों में पड़ रहा हूँ? ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए आपके। चलो ठीक है, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई कि अगर x इज इक्वल टू a पहला पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट a प्लस NH होगा, जहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी मौजूद है। जैसे इसमें 3 स्ट्रिप मौजूद है, लास्ट पॉइंट x इज इक्वल टू a प्लस 3h हो गया, ये है ना। और अपने को क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो हम a प्लस NH लिख रहे हैं ये है क्या? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लास्ट पॉइंट। ठीक है, चलो ठीक है, अभी क्लियरिटी है? ठीक है, अभी देखते हैं आगे की बात। अच्छा, तो आपने कहा एक हिसाब से कि x इज इक्वल टू a प्लस NH है ये पॉइंट का, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां से, लेकिन हमें तो ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी है। ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि लास्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो तो हम मेजर कर सकते हैं ना आसानी से। हम देख सकते हैं कि भाई लास्ट पॉइंट का ओरिजिन से हमने फीता लिया और नाप दिया, हमने देख लिया कि x इज इक्वल टू b डिस्टेंस पर है वो। तो हम कह रहे हैं b डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन से, और ये वाला ऑब्जर्वेशन बोल रहा है मैं तो गलत हो नहीं सकता, यानी ये बात भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये बात भी सही होनी चाहिए, ये बात भी सही होनी चाहिए, तो इट मस्ट बी b इज इक्वल टू a प्लस NH। दोनों आपस में इक्वल हो जाने चाहिए, और जब दोनों आपस में इक्वल हो गए वी कैन से b माइनस a इज इक्वल टू नथिंग बट NH। दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आपने यहाँ देख लिया, अभी आप सभी जानते हो कि अगर आपने कभी भी लिमिटेड सम का इस्तेमाल किया होगा ये चीज को जरूर एज्यूम करते हो, अगर पहले किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इतनी बात बोलो क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? इसे फटाफट से एक बार नोट करो, जल्दी से इसे एक बार नोट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कर लिया नोट कर लिया सभी ने? अरे नोट करना है भाई, क्या बोला मैंने? सबको नोट करना है, ठीक है ना। पढ़ाई पर ध्यान देना है सबको। वेरी गुड। पहले तो बहुत सबको बहुत मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आप सभी बड़े डेडिकेट होकर पढ़ते हो, बड़ा पसंद आता है मुझे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिलहाल ना मैं इस चीज़ को, मुझे ज़रूरत है क्या अभी ज़रूरत है, अभी तो फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, होगी तो ले आएंगे वापस, ठीक है। लेकिन हेल्प बहुत की थी उस डायग्राम, चाहे कुछ भी कहो। चलो इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा, अभी देखो पूरी स्टोरी कंबाइन होगी, इधर ध्यान से समझना। अच्छा, अभी मैं आपको एक दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बात ये है कि जो आप सभी के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि h इज टेंडिंग टू 0 व्हाई, और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज के लिए जा रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो ये एरिया अंडर द कर्व है, यानी ये सारी स्ट्रिप्स का एडिशन जो आ रहा है, यानी कि टोटल जो ये एरिया दिख रहा है इसके अंदर रखा हुआ, ये कितना है, अपना ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला जो डायग्राम्स है उसका मैं कुछ एक छोटा सा हिस्सा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने ले लिया, मैंने उस डायग्राम को यहाँ पर ले लिया। अब जरा प्लीज ध्यान से समझो, ये एक स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, ये तीसरी स्ट्रिप, ये ऐसे करके चौथी स्ट्रिप, ऐसे करके nth स्ट्रिप, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे इसका एरिया पता लगाना है, कैसे पता लगाओगे? क्योंकि कोई, मान लिया आपने बोला पूरे का नहीं पता लगा सकते, स्ट्रिप का पता लगा सकते हो। क्या वास्तव में स्ट्रिप का पता लगा सकते हो? क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए मुझे इस स्ट्रिप का, बताइए जरा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप? बता सकते हैं क्या इस स्ट्रिप का एरिया? क्योंकि आपको देखने से दिख रहा होगा ये स्ट्रिप ना कोई ट्रेपेजियम भी नहीं है, ये ट्रेपेजियम भी नहीं है, बहुत रैंडम कर्व है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ट्रेपेजियम है तो और रैंडम बना दो उसको,
ट्रेपेजियम वो है ही नहीं, ऐसा शेप ट्रेपेजियम नहीं होता, ये शेप कभी ट्रेपेजियम नहीं होता। ये मोमबत्ती की तरह, लो इसमें लौ भी लगा, आहा मोमबत्ती बन गई। चलो ठीक है, फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि ये शेप जो है ये ट्रेपेजियम नहीं होता, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता तो तब कुछ कर भी सकते थे, लेकिन ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम तो उस वाली कंडीशन को बोलेंगे जब यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा करके कि नीचे रेक्टेंगल ऊपर ट्राइंगल, तो तब हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम। ये ट्राइंगल नहीं, ये ऐसा मुड़ा वैसा कुछ है, ट्राइंगल नहीं। यानी कि हमने कहा कि अरे ये कर्व तो काफी रैंडम है, तो मैं कैसे निकालूं फिर इसका एरिया। अब सवाल ये हो गया कि मुझे अगर निकालना है इस चीज का एरिया फर्स्ट स्ट्रिप का, क्या करूं। मैंने बोला एक काम करते हैं कि यहाँ से ना यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। आपने बोला इससे क्या होगा, मैंने बोला देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ना मेरे पर रेक्टेंगल टाइप की चीज बन जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा, लाइक रेक्टेंगल ये लग रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया तो मैं बता ही लूंगा लेंथ इनटू विड्थ। आपने बोला हाँ वैसे बात तो ठीक ही लग रही है, लेकिन फिर आगे मैंने कहा आगे ऐसा करूंगा कि फिर दोबारा से ये वाली चीज आएगी ना, तो फिर यहाँ से एक ड्रॉ कर दूंगा रेक्टेंगल टाइप का। ये आपने बोला फिर मैंने इस रेक्टेंगल का, अब की बारी में इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगा। रेक्टेंगल की हाइट बढ़ती रही है थोड़ी थोड़ी सी, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे रेक्टेंगल की हाइट थोड़ी थोड़ी सी क्या हो रही है, इंक्रीज भी कर रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं क्या? अच्छा, फिर आपने मेरे से बोला तीसरी, आप जरा थोड़ा देख रहे हैं कि ये कैसा बताते हैं, एक बार सुन लेते हैं आखिर इनको। तो मैंने बोला देखो, मैंने बोला अभी ना यहाँ सीधे से मत रेक्टेंगल ड्रॉ करना, मैंने बोला अभी यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। ये जहां पर इसकी यानी कि जो दो लेंथ है इनमें से जो छोटी लेंथ है उससे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करवा दिया मैंने आपसे। अब मैंने बोला लो ये वाला रेक्टेंगल तीसरा रेक्टेंगल बन गया है ना। तो अभी फिर मैंने बोला आपसे ये लो यहां से ड्रॉ कर लो, अभी ये चौथा रेक्टेंगल बन गया। सारे एरियाज निकालते रहो, ऐड करते रहो, आप बहुत नजदीक हो अपने आंसर के। फिर मैंने कहा ये जो पांचवा वाला रेक्टेंगल है, अभी ये वाला रेक्टेंगल बन गया। यानी कि मैंने बोला देखो आपने एरिया निकाल दिया, कांग्रेचुलेशन आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने सारे एरियाज को ऐड कर देना लास्ट में। क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत सिंपल होता है, लेंथ इंटू क्या विड्थ, लेंथ इंटू क्या विड्थ। लेकिन आपने क्वेश्चन मेरे से किया जो कि आपने जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने बोला कि ये जो बचा हुआ एरिया, जो एम्प्टी स्पेसेस बचे हुए हैं, एम्प्टी स्पेसेस जो बचे हुए हैं, ये जो पहले वाले में ये जो खालीपन है, दूसरे में जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये बचे वैसे इलाके, ये भी तो इसके पार्ट थे, एरिया अंडर द कर्व में थे, आपने तो मिस कर दिया। मेरी बात समझ रहा है कोई? मेरी बात समझ रहा है? मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं रेक्टेंगल का एरिया दूसरे रेक्टेंगल का, तीसरे रेक्टेंगल का, चौथे रेक्टेंगल का, पांचवें रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूंगा तो मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जब आप आगे ऐसे बढ़ते रह रहे हो, आप देख रहे हो आप इतना चीज मिस कर दे रहे हो, फिर 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 डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपने इतने सारे एरियाज को मिस कर दिया। आपने इतने सारे ये जो ब्लैक 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 एरियाज दिख रहे हैं, लाइक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, जो कि है नहीं ट्राइंगल, जो कि इस तरह के एरियाज हैं, इस तरह के एरियाज है, इस तरह के एरियाज को आप मिस करते हुए चल रहे हो। वो ना अगर मैं कर्व को ऐसा बनाऊं ना, ऐसा टाइप का, इस टाइप के एरियाज जो है ये आपने मिस करते हुए आप चले गए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये सवाल है। तो ऐसे टाइम पर हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और आप मुझे खुद बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं है। ये काम आप ही का है, आप ही मुझे बताएंगे। यहाँ पर देखना जरा, एक मिनट मेरी छोटी सी बात सुनो। देखो जरा, ये एक पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल टाइट ऑब्जर्वेशन देना, बस बात फिनिश हो गई, क्योंकि आप कुछ नहीं अपने लिए करने के लिए। इधर ध्यान से देखो, मुझे क्या बताओ, अगर मेरी वो जो एक स्ट्रिप है, पहली स्ट्रिप, कोई भी एक स्ट्रिप ले रहा हूं मैं, कोई भी एक स्ट्रिप मैंने उठा ली, मान लिया मैंने ये ग्रीन वाली स्ट्रिप उठा ली, ये ग्रीन वाली स्ट्रिप उठा के उसे यहाँ बना रखा है, थोड़ा जूम करके दिखा रखा है मैंने। अच्छा, तो मुझे पता लगा कि जो इसका जो ये वाला पॉइंट है, लेट से मैं इसे बी पॉइंट, इसे ए पॉइंट कह रहा हूँ। ए पॉइंट कौन सा, ये वाला, बी पॉइंट कौन सा, ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? तो वही चीज है, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट है। अभी इनके बीच का एरिया आपको इतना दिख रहा है। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इस पॉइंट को ना मैं सरका के इधर ले आता हूं, मैंने पकड़ा, ड्रैग कर दिया इसे हमसे, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, मैं इस पॉइंट को खिसका के इधर ले आया, थोड़ा सा नजदीक ले आया। जब मैं नजदीक ले आया तो मेरे पास जो अभी रीजन बचा, जो एरिया टाइप का जो बचा इसके अंदर का, वो ये है। जरा थोड़ा बात को ध्यान से समझना प्लीज, बात को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्योंकि पहले जो हमारे पास एरिया था ना, वो इतना था, पूरा एरिया था। जब वो पॉइंट बी यहां पर था, यहां पर, तो अपना जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा था वो इतना सारा आ रहा था। या दूसरे शब्दों में मुझे कहना चाहिए कि पहले, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। हाँ, पहले जो मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया बच रहा होगा वो इतना बच रहा होगा, ऊपर का एरिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नीचे रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो मैंने इसका रेक्टेंगल का तो एरिया निकाल दिया, लेकिन ये मेरा वेस्ट चले गया, ये जो छोटा सा दिख रहा है इसमें एरिया, ये वेस्ट हो गया। लेकिन मैंने एक चाल चली, मैं आपको ना थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ प्लीज।
कॉपरेट कीजिएगा जरा, देखना जरा। वही सिचुएशन को मैंने अब क्या किया, इस P पॉइंट को खिसका के मैं इधर ले आया। A पॉइंट को तो फिक्स रखा है अपनी जगह पे, A पॉइंट जहां था वही है, लेकिन B पॉइंट को मैं अगर खिसका के इधर ले आया, हाइट तो B की ज्यादा ही रहेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग। अब इससे ये फर्क पड़ गया कि जो एरिया पहले, अब देखो अब मैं यहां से फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। अभी आप देखोगे कि जो मेरे पास बचा हुआ एक्स्ट्रा जो एरिया था, जिसको कि मैं वेस्ट एरिया कह रहा हूं, जो ये ऊपर का एरिया, ये पहले के कंपैरिजन में कम बच रहा है। जैसे ही मैं इस पॉइंट को खिसकाकर और नजदीक ले आऊंगा, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिख रहा है इसको मैं खिसका के और नजदीक ले आऊंगा, तो आप देखोगे कि जो ये वाला वेस्ट एरिया, ये वेस्ट एरिया फिर और कम हो जाएगा, वेस्ट एरिया और कम हो जाएगा। सीधे शब्दों में मैं अगर एक ही डायग्राम में बताऊं तो ये पॉइंट जब पहली, अगर मैं एक ही डायग्राम में बता दूं इस चीज को पूरी को, तो आप देखोगे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, अभी जो वेस्ट एरिया था वो ऊपर का ब्लैक रीजन दिख रहा है। अभी जरा समझना, अगर B पॉइंट खिसक के इधर आ गया, थोड़ी देर बाद मैंने इसे लेट से B डैश कह लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व को टच करेगा यहां पर करेगा। अब जो वेस्ट एरिया होगा वो कौन सा होगा, वो ये छोटा ट्राइंगल होगा, क्योंकि आगे का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, आगे का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, आगे जाना ही नहीं। यानी पहले जो इतना बड़ा ट्राइंगल वेस्ट बच रहा था, अभी वो कम होकर इतना हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, B डैश पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, B डबल डैश कहता हूँ, अब ये जो एरिया इसका वेस्ट एरिया होगा ये और छोटा हो गया, ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा जो वेस्ट हो रहा है। मैंने इस B को और नजदीक कर दिया तो आपको दिख रहा होगा वो ट्राइंगल तो और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया वो ट्राइंगल। यानी कि आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे B A की तरफ अप्रोच करता रह रहा है, जो वो वेस्ट एरिया वो कम होता रह रहा है। या दूसरे शब्दों में B जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ज्यादा ये वेस्ट एरिया हमारे पास आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि वेस्ट एरिया कम से कम हो, तो हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कम से कम करना चाहिए। यानी हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम से कम करना चाहिए। बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम कुछ और नहीं h कह रहे थे। ये डिस्टेंस कुछ और नहीं था, इसी डिस्टेंस को तो हमने शुरुआत से h कहा कि ये h है, किसी भी दो लेंथ के बीच का जो वो है, यानी जो स्ट्रिप का विड्थ है, इसी को तो हमने h कहा था। तो हम समझ गए कि h जितना छोटा होता रहेगा वो वेस्ट एरिया उतना कम होता रहेगा। और हम चाहते हैं वास्तव में अपने कैलकुलेशन को एक्यूरेट बनाना, इसीलिए हम चाहेंगे कि वो वेस्ट एरिया बिल्कुल नेग्लिजिबल निकले। इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें बोलना होगा h बहुत छोटा है, और h बहुत छोटे का एक ही मतलब होता है कि h इज टेंडिंग टू जीरो, h इज टेंडिंग टू जीरो। मेरी बात किसी को समझ में आई क्या? मेरी बात किसी को समझ में आई कि मुझे समझ में आई? बस प्लीज बताइए जरा, क्योंकि सब कुछ फिनिश हो गया, इतनी सी बात है, बात छोटी सी है, लेकिन फिर आपको बताते बताते मजा आ गया, आया नहीं है? बोलो, समझ में आ गई ना बात? इतनी सी बहुत छोटी सी बात है। तो ये चीज जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, इसका सिर्फ मतलब यही है कि ये समझा रही है कि वाई h इज टेंडिंग टू जीरो, है ना। उसका रीजन इसने दिया कि अगर h जीरो को टेंड करेगा तो ये जो विड्थ है इनके बीच का स्ट्रिप के, वो बहुत क्लोज हो जाएंगे। उनके बहुत क्लोज होने से जो रीजन बचेगा, जो एक्स्ट्रा रीजन, वो बहुत कम होगा। अगर वो क्लोज ना होके थोड़ा फैलेंगे तो वो एक्स्ट्रा रीजन बढ़ता जाएगा, और हम चाहते नहीं है कि वेस्ट रीजन ज्यादा हो। इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को अप्रोच करवा दिया बहुत नजदीक। इसलिए बहुत क्लैरिटी आ गई कि h इज टेंडिंग टू जीरो, h इज टेंडिंग टू जीरो। अब हमें समझ में आ गया कि h टेंड कर रहा है जीरो को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी क्या है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इसको यहीं कहीं डाल देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अभी फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि h जीरो क्यों कह रहे हो, आप टेंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, अभी उसी डायग्राम में अगर मैं फाइनल अपना काम करूं, क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना था, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब मैं अपना फाइनल काम कर रहा हूं। जो हमारा काम था इस एक्सरसाइज में वो ये था कि जो भी हमारा कर्व है, इस कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें निकालना था। यानी कि हमें जो अब ये जो रीजन बचा जो इस बाउंड्री के अंदर है वो हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने एक चाल चली थी आपके साथ मिलकर, मैं अकेला नहीं चल रहा था, चालें आप भी थे। आपने बोला था छोटी छोटी पतली स्ट्रिप्स ले लो, पतली का रीजन समझ में आ रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ उनका विड्थ, और सभी के सभी इक्वल विड्थ की है, जो कि हमेशा ही h है, ठीक है ना, वेयर h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। अब एक बात मुझे बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a है हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू b है हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग। और हम ये भी जानते हैं साइड में कि b माइनस a इज इक्वल टू NH होता है। b और a के बीच में एक तरह का रिलेशन भी जानते हैं, जहाँ h विड्थ है और n आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर कि क्या आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कितना होगा? आप बोलोगे आसानी से x इज इक्वल टू a प्लस h होगा। x इज इक्वल टू a प्लस h क्यों होगा? आप समझते हो क्योंकि
कि ये जब यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है, a में आपने एक और h जोड़ा तो a प्लस h होगा। मैंने पूछा क्या आप मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस बता सकते हो, आपने बोला बहुत आसानी से x इज इक्वल टू a प्लस 2h होगा। मैंने बोला क्या आप मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस बता सकते हो, आपने बोला बहुत आसानी से x इज इक्वल टू a प्लस 3h होगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है? यानी कि अरे समझते रहो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप समझ रहे हो कि जिस भी पॉइंट का मैं आपसे डिस्टेंस पूछूंगा आप बहुत आसानी से बता दोगे। आपके पास 2-3 तरीके हैं बताने के, एक तो सिंपल ऐड करके देखते रहोगे, दूसरा तरीका आपसे अगर मान लिया मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि इस वाली स्ट्रिप जो ये स्ट्रिप है इसके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लिया आपसे रैंडमली मैंने पूछ लिया। आपको मैंने अभी क्या सिखाया था, मैंने बोला था कुछ मत करो, एक काम करो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 स्ट्रिप, 4th स्ट्रिप, 5th स्ट्रिप, 6th स्ट्रिप, यानी 6 स्ट्रिप खत्म हो गई। सीधे सीधे कह लो कि जो ये वाला जो पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है इट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू a प्लस 6h। मैंने सिखाया था आपको जनरल नॉलेज टाइप का। इतनी बात समझ में आ रही? चलो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट सबके पता लग गए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी चर्चा करते हैं हर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को पता करने में। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी सिखाया, पीछे डायग्राम में दिखाया कि मैं क्या करूंगा, मैं रेक्टेंगल का एरिया लेके चलूंगा, क्योंकि मैं रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकता हूँ लेंथ इंटू विड्थ करके, इसीलिए मैं सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकालूंगा। और वो जो एम्प्टी स्पेसेस है उनकी हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम ऐसी कंडीशन मानेंगे कि h 0 को टेंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें श्रिंक हो जाएंगी। हमारे लिए छोटा सा काम रहा कि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया हर किसी को आता है, मुझे मान लिया फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया बताना है। मैं जानता हूं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये विड्थ कितना है? क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये विड्थ कितना है? ये जो विड्थ दिख रहा है h, यानी इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है डेफिनेटली कितना है, h है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, विड्थ तो पता लग गया, मुझे लेंथ बताओ, यानी वो जो हाइट है वो बताओ। आपने बोला इसकी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना प्लीज, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है। और क्योंकि फंक्शन का नाम y इज इक्वल टू fx टाइप अगर मैंने दिया हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग से दे रखा था, यानी ये फंक्शन का ये जो y इज इक्वल टू fx रहता है, इसका सिर्फ मीनिंग इतना ही है, इसका सिर्फ अपने लिए फायदा इतना ही है कि ये बताता है कि जो x रखोगे मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग y दे दूंगा, जो x रखोगे मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग y दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू a रखो, यहाँ पे ये बोलेगा x इज इक्वल टू a, यानी कि सीधे जाएगा ऊपर ऊपर, कर्व जहां मिलेगा वहां पर एकदम बिल्कुल ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपको लेंथ दे देगा y इज इक्वल टू f ऑफ a, क्योंकि x के प्लेस पे आपने a रख दिया। यानी कि y इज इक्वल टू जो f ऑफ a है वो किस चीज को रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है ये वर्टिकल लेंथ को डायग्राम में। क्लियर है मेरी बात? मुझे बताओ ये जो अपना रेक्टेंगल बना हुआ है, पहले नंबर का रेक्टेंगल, इसमें प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं आपके लिए थोड़ा ऐसा कर लेता हूं। इस रेक्टेंगल में एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करेंगे आप, वो ये कि इस रेक्टेंगल की हाइट ये वाली है या ये वाली है। रुकना है जरा, थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं कि हाइट ये वाली है या फिर हाइट ये वाली है, क्योंकि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये कर्व यहां पर टच हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो पॉइंट यहां पर टच कर रहा है कर्व को, दो जगह है ना जहां पर पॉइंट टच हो रहा है, एक तो इस जगह पर, इस जगह पर, और एक हो रहा है इस जगह पर। अपने रेक्टेंगल के लिए सूटेबल लेंथ कौन सी है? रेक्टेंगल तो यहीं पर फिनिश हो गया इसके नीचे ही, यानी कि लेंथ रेक्टेंगल की ये होनी चाहिए, ये वाली जो मैंने ऐसे ब्रेसेस के अंदर डाली है। आपको समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब कि ये जो फिलहाल आपको हाइट दिख रही है, अगर मैं उस डायग्राम को यहाँ कहीं साइड में बना दूं अगर आपके लिए, तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो वो रेक्टेंगल जो अपना बना, जो फर्स्ट रेक्टेंगल आपका बना है, उसकी हाइट कुछ और नहीं f ऑफ a है, उसकी हाइट कुछ और नहीं f ऑफ a है, और विड्थ उसकी कुछ और नहीं h, ओनली h है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जो दूसरा रेक्टेंगल है, अब मान लिया मैं दूसरे रेक्टेंगल पे आ रहा हूँ, दूसरे रेक्टेंगल का मैं एरिया वेरिया पता करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, दूसरे रेक्टेंगल का मैं एरिया पता करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। दूसरे रेक्टेंगल का एरिया पता करने के लिए मैंने फिर से एक स्ट्रिप ज्वाइन करी। अब आप कोई मुझे बता सकते हो कि आपका एरिया कौन सा होगा? आपका एरिया डेफिनेटली ये वाला एरिया आपका एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा जरा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा सारा कराया फिर वरना बेकार हो जाएगा अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो, ठीक है ना। ये आपका जो सेकंड स्ट्रिप है वो ये है, दिख रही है सबको सेकंड स्ट्रिप? सेकंड स्ट्रिप आपकी कौन सी है? ये जो आपको दिख रही है यहाँ तक की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस सेकंड स्ट्रिप का जो विड्थ होगा वो कितना होगा? बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट प्लीज।
सेकेंड स्ट्रिप जो आपकी बनी हुई है इसका विड्थ कितना है? डेफिनेटली h, क्योंकि हर स्ट्रिप का विड्थ h ही है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो h हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ में क्या लूँ? अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ लेंथ मुझे सीधे सीधे मिलती है y इक्वल टू f और x डाल देने से। अब सवाल ये होगा कि x, ये वाला x डालूंगा, क्योंकि यही सवाल स्टूडेंट्स के मन में अक्सर रहता है कि मुझे ये वाला x डालना है ये वाले पॉइंट का, कि ये वाले पॉइंट का x डालना है। तो आप कुछ मत करो, आप सीधे जाओ कि ये वाला x कहाँ पर y दे रहा है, ये वाला x y दे रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये वाला x y दे रहा है वो ऊपर पर यहाँ पर इसका y यहाँ पर आएगा, ये सेकंड पॉइंट का। तो हम वाला y क्यों लेंगे? हमें लेंथ एक्चुअली ये पूरा लेंथ चाहिए या ये वाला लेंथ चाहिए? छोटा लेंथ चाहिए या बड़ा लेंथ चाहिए? जल्दी बताइए, छोटा बड़ा, बिग स्मॉल, जल्दी बताइए कमेंट में प्लीज। हमें बिग लेंथ चाहिए, हमें स्मॉल लेंथ चाहिए? हमें बिग लेंथ चाहिए, हमें स्मॉल लेंथ चाहिए? मुझे ये पूरा लेंथ चाहिए यहाँ तक का, या मुझे ये बड़ा वाला लेंथ चाहिए यहाँ तक का? मुझे बिग चाहिए स्मॉल चाहिए? जल्दी बताइए प्लीज, मैं देखता हूँ। अरे बताओ भाई, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा चाहिए? बिग चाहिए स्मॉल चाहिए? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें स्मॉल वाला लेंथ चाहिए। स्मॉल लेंथ आप समझिए कि रेक्टेंगल सिर्फ यहीं तक मौजूद है, और स्मॉल लेंथ चाहिए तो करस्पॉन्डिंग x ये वाला रखना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि अगर आपको ये वाला हाइट चाहिए, y चाहिए, तो आपको जो उसके करस्पॉन्डिंग x रखना है वो a प्लस h रखना है। यानी कि जो y आपको मिलेगा वो मिलेगा f ऑफ a प्लस h रखकर, यानी कि x जब a प्लस h रखोगे तो आप ये वाले y की बात कर रहे होगे, और हमें यही वाला y चाहिए। क्यों चाहिए हमें ये वाला y? क्योंकि जो दूसरा वाला रेक्टेंगल हमारा बना, वो है तो h ही डिस्टेंस पर है, तो उसका भी डिस्टेंस h, लेकिन उसका जो हाइट है हमने वो निकाला, दिस इज व्हाट f ऑफ a प्लस h, यानी कि इसकी जो ये है f ऑफ a प्लस h आई है ना। तो आप समझ गए होंगे एक छोटी सी बात। अब ऑब्जर्वेशन का टाइम आ गया, छोटी सी बात है क्योंकि अब एक एक करके नहीं निकालेंगे सबका। हमें एक बात समझ में आ गई कि जो भी रेक्टेंगल को हम चूज कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग y हमें हेल्प कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? जैसे जो पहला रेक्टेंगल था, आप यहीं पर देख लीजिए, एक छोटी सी बात यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। इसी डायग्राम में आप कहीं से भी देख सकते हो, सारी बात क्लियर है। ये x इज इक्वल टू a का पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू a प्लस h का पॉइंट है। अब आप खुद ही समझ सकते हो इस रेक्टेंगल को, अगर आप ध्यान से देख लो, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? h इंटू एफ इंटू एफ ऑफ ए, क्योंकि h हो गई विड्थ, f हो गया लेंथ। अच्छा, इसका इस वाले का जो ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है थोड़ा बड़ा वाला, इसका कितना होगा? h, तो इसकी भी विड्थ है, लेकिन इसकी हाइट हो गई f ऑफ a प्लस h। बोलो, एक बात छोटी सी जो डायग्राम से ऑब्जर्व की जा रही है वो ये कि y देने में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो रेक्टेंगल का पहला पॉइंट कर रहा है। पहला पॉइंट है f ऑफ a, इस रेक्टेंगल का पहला पॉइंट है a प्लस h। ये याद नहीं करना, देख लो बस, इसे खाली ऑब्जर्वेशन करना है बस। आपको ये बिल्कुल नहीं करना, एग्जामिनेशन में कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी अपने को एक प्रॉपर समझ हो जानी चाहिए। आपको समझ में आ रहा हो कुछ, तो आपको सिंपली एक बात समझ में आ गई। हमें जो एरियाज अगर चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, h ऑफ एफ ए प्लस h ऑफ एफ ऑफ ए प्लस h। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमें मिलेगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे करते करते हमें आगे तक स्ट्रिप्स मिलती रह रही है, यानी उनके एरियाज मिलते रह रहे हैं। ये अभी तक मैंने 3 एरियाज जोड़ी है, शुरुआत की 3 स्ट्रिप के, लेकिन यहाँ तक तो लास्ट तक कितनी स्ट्रिप एज्यूम की है? n स्ट्रिप। और आप सबको पता है कि अगर मुझे लास्ट पॉइंट निकालना है, कैसे निकालूंगा ये सब लोग जानते हैं कि मुझे अगर लास्ट पॉइंट को कैलकुलेट करना है मैं कैसे कर पाऊंगा, आप सब जानते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था? अभी स्टार्टिंग से एक बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि जो ये लास्ट पॉइंट है, अपना ये वाला लास्ट पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? a प्लस एन एच, डेफिनेटली, है ना। देखो खत्म करने का टाइम आ गया, बस फिनिश करने का टाइम आ चुका है। इधर देखो, ध्यान से देखना। देखो, अगर इसमें पूरी n स्ट्रिप है, कितनी n स्ट्रिप है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोई बता सकता है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू a प्लस एन एच। अगर इसमें कितनी स्ट्रिप में? n स्ट्रिप है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ये बात, ना एक बात कि जौन से नंबर की जितनी नंबर की स्ट्रिप्स होती है, आप पॉइंट को, जैसे मान लिया ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप गिनोगे 1 2 3, आप बोलोगे a प्लस 3h। मैं बोलूंगा कि भाई ये वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप गिनोगे 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप, यानी a प्लस 2h, है ना। वैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक, आप बोलोगे कितनी, गिन के n है, मान लिया वो 6-7 मत बोलना, n है, तो उसका लास्ट पॉइंट a प्लस एन एच होगा। लेकिन हमने ये भी तो देखा कि जो एरिया हो रहा है रेक्टेंगल का, वो कभी भी लास्ट पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी अगर मुझे लास्ट स्ट्रिप का एरिया चाहिए तो मुझे जो हाइट मिलेगी वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। कौन समझा इस बात को?
कौन समझा इस बात को? जो मुझे हाइट मिलेगी लास्ट स्ट्रिप की वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगी हाइट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। और ये पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा, अगर वो x इक्वल टू a प्लस एन एच है तो ये पॉइंट कितना होगा, डेफिनेटली a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यानी उस n से एक कम जस्ट। ये फाइनल बात है, इसको जरा समझ लीजिए, छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया, मैं सोच रहा हूँ कहीं लास्ट का 1-2 मिनट का कहीं आप 1-2 मिनट की बात कहीं आपको पूरा डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ इसी छोटी सी बात को। समझ लो बात को? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कि जो अपने यहाँ पे हमारे पास एरिया है, ये वाला एरिया, जो हमारे पास ये वाला क्या है, एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, वेट, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है ना, लास्ट स्ट्रिप का, आप खुद ही इसको देखो और खुद ही मुझे बताओ कि लास्ट स्ट्रिप का जो एरिया आ रहा है, इसमें जो वाई डिस्टेंस है, यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस आपको कौन से एक्सेस से मिलेगा, खुद ही बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वर्टिकल डिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? क्या मुझे इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा या मुझे इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा? यानी कहने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट जाएगा ऊपर, जाएगा यहाँ पर टकराएगा, यानी कि इस एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग इतना, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिलेगा वाई का। और हमें चाहिए कितना? हमें इतना ही तो चाहिए लेंथ। जबकि अगर आप इस एक्स को रख दोगे तो वो यहाँ तक का लेंथ दे देगा, जो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल। इसीलिए मुझे x क्या चूज करना चाहिए, ये वाला। और ये वाला x कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जौन सी नंबर की स्ट्रिप होती है, कोई भी, मैंने अभी बार बार बताया, तीसरे, मुझे ये पॉइंट निकालना है। अगर मैं देखूंगा कि कौन सी स्ट्रिप का लास्ट पॉइंट है, ये तीसरे नंबर की स्ट्रिप खत्म हुई है, तो मैं तुरंत बोलूंगा a+3h। ऐसे अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है, मैं बोलूंगा क्योंकि n नंबर की स्ट्रिप थी ये, क्योंकि n नंबर की स्ट्रिप थी, डेफिनेटली a+nh होगा। और उससे पहले वाला कितना होगा? अगर ये n की स्ट्रिप है तो ये n-1 की स्ट्रिप होगी, यानी कि इसका लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू a+n-h। बहुत देर से बोल रहा हूँ एक बात, ठीक है। आप, मुझे लगता है होपफुली क्लियरली बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर किसी को समझ नहीं आई, 1-2 बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, हल्का सा आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मुझे समझ में आ गया, जब मैं अपनी स्ट्रिप्स को चलाता रह रहा हूँ ऐसे कर कर, तो फाइनली जब मैं ऐसे करके चलाता रह रहा हूँ तो मुझे समझ में h तो विड्थ होगा क्योंकि वो लास्ट तक है। मुझे लास्ट स्ट्रिप का अगर एरिया निकालना है तो h इसकी विड्थ हो गई, और जो इसका लेंथ मिल रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल रहा है, इट इज नथिंग बट f ऑफ a+n-1 इंटू h, a+n-1 इंटू h, ठीक है ना। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने n-1 रखा, मैं समझा बहुत बार समझा दिया, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिनको समझ में आ गया वो ना कंफ्यूज हो जाए फिर। और समझ में सभी को आया, वेल डन, ठीक है। ये आपके पास टोटल क्या निकल गया? टोटल एरिया, क्योंकि आपने पहली स्ट्रिप के एरिया को ऐड किया, फिर आपने उसके साथ दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, ऐसे करते करते आपने सारी स्ट्रिप्स के एरिया ऐड कर लिए। लेकिन वो जो छूटे हुए ब्लैंक एरियाज हैं वो तो बच गए, तो उनको हटाने के लिए आपने कंडीशन दे दी कि लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0, यानी आपने कह दिया अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो वो वाला हिसाब किताब भी क्लियर हो गया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर कहीं पर समझाया था, ये वाला हिसाब से वो बातें भी क्लियर हो गई। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि h को 0 की तरफ टेंड करने का क्या मतलब है, आपने वो बात भी देख ली। क्योंकि आप सब समझते हैं कि h को 0 की तरफ टेंड करते ही आप उनको नजदीक लाने लग गए, नजदीक लाते ही आपके ये जो एरियाज हैं ये कम होने लग जाएंगे, इसीलिए आपने ऐसा किया कि h टेंडिंग टू 0 की कंडीशन रख दी। बोलो फिलहाल पूरी बात समझ में आ गई? अब से हमें समझ में आ गया वो जो टोटल एरिया है स्ट्रिप का, वो टोटल एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। इसी चीज को आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते थे कि y dx, क्योंकि एक छोटी स्ट्रिप का एरिया y dx होगा, आपने उसका इंटीग्रेशन ले लिया। कोई सोच रहा होगा y dx क्यों बोल दिया अचानक से इतनी जल्दी से? मैं बोल दूं आपको कि y इज इक्वल टू अगर fx है ना, तो सिंपली मैंने y dx इसीलिए बोला स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी एक विड्थ ले रहे हो, लेट्स से ऑफ h लेंथ की, जिसे मैं dx टाइप अगर कह देता हूँ, है ना, और जनरलाइज मैनर में बात कर रहा हूँ, और ये लेंथ अगर y है तो एरिया क्या होगा स्ट्रिप का? y dx ना। तो जनरली एरिया अंडर द कर्व को y dx से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी छोटी छोटी सारी स्ट्रिप्स ऐड करोगे, इसका मतलब उन्हें इंटीग्रेट करोगे, ऐड का मतलब इंटीग्रेशन, तो वो बेसिकली इसके इक्वल हो गया। बात समझ आ रही है? और आपने किया है ये मत सोचना कि ये क्या लिख दिया, आपने किया है, क्योंकि खुद मुझे बताओ fa है कौन? बेसिकली एक तरह का y तो है, y1 कह लो, fa प्लस h क्या है? एक तरह का y ही तो है, y2 कह लो, ये एक तरह का y ही है। आप बोलोगे y कैसे है? क्योंकि y इज इक्वल टू fx है बेसिकली। जब आप f ऑफ ये में वैल्यू दे रहे हो तो आप वर्टिकल हाइट बता रहे हो, जिसे हम y कह सकते हैं। ये y3 हो गया, ये आपका y ऑफ n-1 हो गया, ये है ना, सिंपल सी चीज है।
ये है, इसीलिए y इंटू डी एक्स टाइप चीज होती रही है हमेशा, तो उस कारण से हमने कहा, क्योंकि dx क्योंकि h हमेशा ही वही h को मैं एज अ dx कह रहा हूँ, छोटा सा विड्थ अलोंग x एक्सिस। बोलो समझ में आई बात? चलिए ठीक है, होपफुली आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। जिसके जो डाउट है प्लीज पूछिएगा, ठीक है ना, जिसके जो डाउट है वो पूछेंगे। अभी हमारे पास ये एक सदाबहार सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि अभी कभी भी हमें एरिया अंडर दिखा। अब इसे यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसे यूज कैसे करते हो समझा रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो। कर लिया इतना नोट? इतना नोट कर लो, फटाफट कर लो और समझ लो प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखिए, मान लिया इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, फाइंड ये dx एज अ लिमिट ऑफ अ सम बोला हुआ। इस चीज को हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे लिमिट एज अ सम की तरह। हमें एक फॉर्मूला मिल रखा है, ये बोला कि इसे सॉल्व करो ना, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये कुछ और नहीं कहना चाह रहे, ये एरिया अंडर द कर्व को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज निकल रही है आपकी, ये कहना चाह रहे हैं ये कोई और नहीं, एक y टाइप का होगा। यानी कि असल में इसको, इस चीज को ना बिल्कुल रिलेट करें इस चीज के साथ, y dx के साथ ऑफ a to b लिमिट लगा के। इसका मीनिंग ये होगा 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यानी सिंपली कुछ और नहीं कहना चाह रहा है, ये यहाँ पर एक बात कहना चाह रहे हैं कि एक कर्व है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, जिसका नाम कितना है, फ्रॉम कंपैरिजन अब आसानी से देख सकते हो, y इज इक्वल टू नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है, y को कंपेयर कर लो यहाँ से। इस फंक्शन को ये कहना चाह रहे हैं जब y dx होगा, मैंने भी आपको मीनिंग समझाया, y dx का मतलब है कि कोई भी एक स्ट्रिप ले लिया, इसका विड्थ dx है और इसकी हाइट अगर y है, अगर आप एरिया निकालोगे y dx आएगा रेक्टेंगल का। अगर आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे एक सर्टेन लिमिट से सर्टेन लिमिट तक, यानी कि लेट से वो 0 से 2 तक है यहाँ पर, ठीक है ना, जीरो ओरिजिन, वही बात समझ लो, जनरलाइज वे में बोला है मैंने, ठीक है। तो वो एरिया ही पता लगाना चाह रहे हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि ऐसी चीज का आंसर क्या होता है, इसीलिए मैं एक बार उसे लिख लेता हूं यहाँ पर। मैंने अभी अभी सीखा कि y dx ऑफ a to b, अभी अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, हमने देखा इट इज नथिंग बट जो फर्स्ट लेंथ होगा, यानी कि h तो हमेशा ही होगा, देखो इधर जरा, h इंटू वर्टिकल हाइट, आपको फील आना चाहिए उस चीज का। h तो विड्थ ही था, लेकिन उस समय उसकी वर्टिकल हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, a प्लस एच। फिर h तो विड्थ ही था, उसकी वर्टिकल हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, a प्लस 2h। इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए चलते रहोगे, इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए चलते रहोगे और फाइनली यू विल गेट व्हाट, h f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। जब हम ये लिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इन बातों का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमने क्या लिखा, ठीक है। और फिर मुझे फाइनली बात याद आनी चाहिए कि जब मैं इतना कुछ लिख रहा हूँ वो एम्प्टी स्पेसेस बच जा रहे होंगे। एम्प्टी स्पेसेस ना बचे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, मुझे बोलना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ये प्रॉपर रिजल्ट हुआ, यानी कि मैं समझ गया ये पहली स्ट्रिप का एरिया, ये दूसरी स्ट्रिप का एरिया, ये तीसरी स्ट्रिप का एरिया। क्यों? क्योंकि पहली स्ट्रिप का ये h विड्थ हो गया, fa हाइट हो गया, h विड्थ हो गया, fa प्लस h हाइट हो गया। ये आप इसको रिलेट करो जो आपने पीछे डायग्राम बना रखा है, एकदम सारी बातें समझ में आएंगी। चलो ठीक है, अभी हमें समझ में आ गया कि इस चीज को मोर प्रिसाइजली व्हाट वी कैन से, h टेंडिंग टू 0, h को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच रहा है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस, ऐसे करते करते f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहाँ तक हमें मिल रही है चीज़, ये बार टाइप का लगा दिया, ये होल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि h सिर्फ n माइनस 1 से एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस तरह की कंडीशन बार, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, बस हमें समझ में आ गया कि भाई हमारा एरिया बहुत आसानी से निकल सकता है, ये जो हम निकाल रहे हैं a इंटू बी इंटू वाई डी एक्स। अगर हम सिंपल सा काम कर दें, इनकी वैल्यूज प्लेस करने लग जाए, एफ ए की वैल्यू क्या रखोगे वो क्वेश्चन का फंक्शन डिसाइड करेगा, जो आपको फंक्शन दे रखा है। आप अगर साइड में आके देखो कि हमें फंक्शन दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता लगेगा इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको एफ एक्स अगर ये मिला है तो मुझे बताओ क्या हम 1 बाय 1 सबकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हमें अगर कोई बोलेगा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं करना, एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 लिख देना, इन प्लेस ऑफ एक्स हमने ए रख दिया। कोई मुझे बोल रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, क्यों बोल रहा होगा कोई मुझे एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए। मैं समझ गया कि x के प्लेस पे मुझे a प्लस एच रख देना है, यानी x के प्लेस पे मुझे अगर a प्लस एच रख देना है तो ऐसा दिखने लगेगा। तीसरा मुझे कोई कह रहा है ऐसे करके मान लेते हैं कि अगला पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस 2h भी एक बारी के लिए ले लेते हैं, अगला पॉइंट ना समझने के लिए थोड़ा सा। a प्लस 2h जो अगला पॉइंट होगा वो कितना होगा, मुझे समझ में आ गया, इट इज नथिंग बट a प्लस 2h। x ले लिया पूरा, क्योंकि ये पूरा x की तरह ट्रीट कर रहा है, तो वहाँ जो x है यानी कि a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, ये समझ में आ गया। तो बोलो, इतनी बात किसी को समझ में आई नहीं आई?
बहुत सिंपल बात है, समझने जैसा तो कुछ खास है भी नहीं इसमें मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी क्योंकि एक पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा रखा ना, मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और मेरा सजेशन भी है कि आप भी a+2h तक लिया करें, उसके बाद भले ही ऐसे वाला साइन लगा दिया करें। और f ऑफ a + n-1 × h आपको समझ में आना चाहिए। n-1 तक क्यों आए, nh क्यों नहीं बोला हमने, समझ में आना चाहिए आपको। चलो ठीक है, उन वैल्यूज़ को जस्ट हमने क्या करना है, प्लेस करना है। उन वैल्यूज़ को जस्ट हमने क्या करना है, प्लेस करना है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टू 0, h मल्टीप्लाई हो रहा है, फील आना चाहिए कि h कौन है, h वही विड्थ है जो हमने अभी बाहर ले लिया पूरा का पूरा। f ऑफ a की वैल्यू देखो ध्यान से, a² + 1 लिख दी, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी रहे। दूसरा क्या है, a + h ऑफ होल स्क्वायर + 1। सब कुछ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ है ना, कर ही रहूँगा। ठीक है, अच्छा 1 हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ एज अ पूरी की पूरी चीज़ एक ही चीज़ है, इसीलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि इस चीज़ को ना ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए कि ये एक यूनिट है। उसके बाद अगली यूनिट क्या आ गई, उसके बाद अगली यूनिट आ गई, उसके बाद अगली यूनिट आ गई स्टूडेंट्स a + 2h ऑफ होल स्क्वायर + 1, ये अगली यूनिट आ गई। ऐसे करते करते मैं f ऑफ a + 2h भी निकाल दिया मैंने। समझ तो रहोगे, जस्ट वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। वैल्यू किसके अकॉर्डिंग प्लेस करूंगा, वो कंपेयर करूंगा किस तरह का फंक्शन हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ, उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना, इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। फाइनली अगर कोई मुझे कहता है यहाँ पर कि क्या आप बता सकते हो f ऑफ a + n-1 × h क्या होगा, मैं बोलूँगा बहुत सिंपल है, जो काम अभी तक कर रहे थे वही करो, यानी कि इस पूरे को x की तरह ट्रीट कर लो, यानी कि a + n-1 × h, ये पूरा तो x बन गया और x का स्क्वायर + 1 करना है। तो बस मैंने बोला ये है आंसर, तो आपको भी समझ में आ गया। इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं फाइनली कि ये जो पूरी चीज़ आपकी रिजल्ट आई, इसमें आप एक और टर्म आगे बढ़ाकर ऐसे कर a ऑफ a + n-1 × h, ये आपका जो आया इसका होल स्क्वायर चाहिए उन्हें और उसमें 1 करना है। यानी सिंपल सी बात है, इस तरह का लॉजिक बना हुआ है कि आपका जो भी x होगा आप उसका स्क्वायर करके उस पर 1 ऐड कर दो, जो भी x होगा आपका, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। आपको समझ में आ रही है पूरी बात है, यानी जो भी x है, जो भी आपका अंदर रखा हुआ है उसका स्क्वायर करो 1 ऐड कर दो, जो भी अंदर रखा हुआ है उसका स्क्वायर करो 1 ऐड करो। हमेशा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू फंक्शन अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऐसा ही है कि जो भी x है उसका स्क्वायर कर दो +1 कर दो। तो ये लॉजिक अभी हमारे हाथ पड़ा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a to b। अब मुझे मोर प्रिसाइजली बोलना चाहिए कि a और b की वैल्यू रखकर बोलना चाहिए इसे, यानी कि हमारा आंसर वो निकल रहा है जो हम निकालना चाह रहे हैं। व्हाट इज इट, 0 to 2 x² + 1 × dx निकल रहा है हमारा, ये रिजल्ट निकल रहा है हमारा। चलो अब आ गया थोड़ा सा टाइम हमारे कैलकुलेशन का, जो कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बड़ी आसानी से करेंगे। देखो इधर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टू 0, ठीक है, हमेशा का एक जैसा होता है। आप इसके क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के ट्राई कर लेना, मैंने करा रखे हैं, बहुत सिंपल होते हैं। h मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, वैल्यू प्लेस करते हैं। चलो ठीक है, देखो एक छोटी सी बात, a² यहाँ भी है, ऐसा करता हूँ ना, पहले ओपन कर लेता हूँ, आपको धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, आपको देखते ही दिखने लग जाएंगी चीज़ें, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। देखो इसके अंदर a + h के होल स्क्वायर को ओपन करोगे, a² + b² + 2ab, बोलो समझ में आ रहा नहीं यार, और +1, ये चीज़ टोटली इतनी हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ को जब आप ओपन करोगे, ये a + b ऑफ होल स्क्वायर ही है, आप इसको ध्यान से ओपन करना, a², ध्यान से ओपन करना इसे। उसके बाद ये b², b कौन है, 2h, तो 2h ऑफ होल स्क्वायर, ध्यान से ओपन करना, गलती मत करना। 2 × ab, यानी 2 × a × b, b कौन है, 2h, 2ab, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अब मुझे क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पर, हाँ मुझे ये हो जाता तो बहुत ही बढ़िया, आज तो हो गया भाई। चलो ठीक है, अभी क्या है, अभी मेरे पास जब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक का काम मैंने आई थिंक कर लिया, हाँ डेफिनेटली मैंने कर लिया यहाँ तक का काम, मुझे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना चाहिए इस चीज़ को। अभी मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ बढ़ूंगा और देखूंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये भी a प्लस इस चीज़ का होल स्क्वायर, a + b टाइप ऑफ होल स्क्वायर है, यानी मैं इसे ऐसे ओपन करूंगा, a² फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस b², यानी जो ये चीज़ है b की तरह ट्रीट कर रही है, यानी n-1 × h, जो ये पूरी की पूरी चीज़ है, विच इज़ इक्वल टू b, ठीक है ना, वो आपका n-1 × h का होल स्क्वायर, यानी a² हो गया, b² हो गया। अभी लास्ट चीज़ जो बची है अपने पास वो है 2 × ab, वो क्या है, 2 × ab, यानी कि मैं सिंपली लिख सकता हूँ +2 × a, तो a हो गया, b के प्लेस पे सारा का सारा आ जाएगा n-1 × h, ये b हो गया, ठीक है ना। और मैंने 1 ऐड नहीं किया ना इस वाले में, पुराने वाले में, देखिएगा,
ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेशन, ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। इसमें +1 ऐड करना था ना मुझे, a + b का होल स्क्वायर तो लगाया मैंने, ठीक है, +1 भी तो था। ऐसे ही इस बार मुझे इसको देख के याद आया था ना वो, इसीलिए मैंने उसको करा, ठीक है। तो वेट, अच्छा ये बात है, ये चीज़ ऐसी है और यहाँ पर क्या है, इसमें प्लस करके 1 ऐड हुआ है फाइनली, और ये आपका टोटल रिजल्ट ये है, यानी कि ये आपका टोटल रिजल्ट है। कुछ भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, a² + 1 एज इट इज, ये एज अ a + b का होल स्क्वायर को जस्ट ओपन किया, a² + b² + 2ab +1 लिख दिया। इसको a + b के होल स्क्वायर को ओपन किया, a² + इसका होल स्क्वायर + 2a × b +1, अगेन a² + दिस थिंग इज एज अ होल b², तो ये b² हो गया, +2 × a × दिस थिंग, ये, और प्लस फाइनली वो 1 बच गया था। वो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, जो दिख रहा है वही हो रहा है बस, ठीक है ना, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अभी हम कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0, और सबकी वैल्यूज को हम क्या प्लेस कर सकते हैं। देखो उससे पहले एक छोटा सा काम, इस वाले इसको ऐसे ही रखना जैसे मैंने रखा ब्रैकेट के अंदर, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ती है इससे। a² यहाँ है, एक a² यहाँ भी है, एक a² यहाँ भी है, एक स्क्वायर फाइनल वाले। मेरा कहने का मतलब जितने स्टेप्स होंगे, जितने स्ट्रिप्स होंगी, सब में a² मिल रहा है मुझे, यानी a² मुझे मिला, यहाँ भी मिला, वहाँ भी मिला, यानी सीधी सी बात है, एक a² है, एक स्क्वायर, 2 a² हो गए, 3 बार जुड़ूंगा 3 a² हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितनी स्ट्रिप्स हैं, n स्ट्रिप्स हैं, तो n टाइम्स a² होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एक a², एक और एक 2 a², फिर 3 a², फिर 4 a², ऐसे करते करते n a², क्योंकि n टाइम्स a² ऐड हो रहा है। तो सिंपली मुझे कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख देनी चाहिए कि a² कितना है, n ऑफ a² का हिसाब किताब हो गया। अच्छा 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 दिख रहा है, हमारा जनरल नॉलेज बोल रहा है 1 सब जगह है, कर लेंगे 1 का भी हिसाब, 1 का भी हिसाब कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ लास्ट में रखें उसे। अभी क्या बच रहा है, एक h² यहाँ पर है, एक h² नहीं है, यहाँ पर 2h ऑफ होल स्क्वायर है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, अगला स्टेप क्या होना चाहिए था, 3h का होल स्क्वायर। क्यों 3h, क्योंकि जैसे ये a था, ये a + h था, ये a + 2h था, अगला a + 3h होना था। और अगर वो a + 3h ऑफ होल स्क्वायर होता तो वो कैसे खुलता, a² + 3h ऑफ होल स्क्वायर +2 × a × 3h। मेरी बात समझ रहे हो? यानी आप जनरल नॉलेज लगा के समझ सकते हो अपना। अगला स्टेप आपको दिक्कत हो रही है तो इसके आगे अगला सोच लो कि क्या है, यहाँ से देख के तो आपको समझ में आएगा कि सिंपली जैसे ये h² यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर 2h का होल स्क्वायर है, अगले वाले में 3h का होल स्क्वायर होगा, उसके अगले में 4h का होल स्क्वायर होगा, और फाइनली आपको दिखेगा कि n - 1 × h का होल स्क्वायर होगा। समझ में तो आ रही बात? वो n - 1 इसलिए हुआ ना क्योंकि स्टार्टिंग h² की यहाँ से हो रही है ना, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एक बात से हो रही है, इसलिए वो एक पहले खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा h² अगर यहाँ पर है, कॉमन आके 1 बचेगा। यहाँ पर जब आप जाओगे तो बेसिकली h² नहीं है, वो मुझे लिखना चाहिए h² नहीं, ऐसे ऐड हो रहे हो, h ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2h ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3h ऑफ होल स्क्वायर। आप देखोगे ऐसा ही होगा अगला स्टेप 3h, और फाइनली जाते जाते वो हो गया n - 1 ऑफ h का होल स्क्वायर। ये हो गया, इस टाइप की चीजें ऐड हो रही है h² वाले टर्म में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है ना। अभी फिर हम देखेंगे अगला जो टर्म बच रहा है, यहाँ पर 2ah, यहाँ पर 2a × 2h, और आप जनरल नॉलेज लगाओ तो वो 2a × 3h होगा। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। दिक्कत हो रही है तो यहीं से आइडिया लगा लो, 2a × देखो n - 1 × h। कहने का मतलब ये जॉनसन नंबर की स्ट्रिप है, n उससे कम है, ये पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसी को देख लो, ये दूसरे नंबर की स्ट्रिप है, h इसका एक कम है, 2a × सिंगल h। ये तीसरे नंबर की स्ट्रिप है, h 2 है, 2a × 2h। आपको समझ में आनी चाहिए बात कि 2a + 2ah, स्टार्टिंग 2ah से ही हुई है, 2ah + 2a × 2h + 2a × कितना 3h, ऐसे करते ही आगे बढ़ते रह रहे हैं। थोड़ा सा कर लो, देख के कर लो, बहुत सिंपल है। 2a × h, 2a × 2h, 2a × 3h होगा अगला वाला, ऐसे करते हुए 2a × n - h। जॉनसन नंबर की स्ट्रिप है, जॉनसन नंबर की स्ट्रिप है, h उससे कम है, ये nth नंबर की थी, h एक कम है। ये आप मैं डेफिनेटली बिना देखे बोल सकता हूँ ये तीसरे नंबर की स्ट्रिप थी, तभी तो h एक कम है। देख लो पहली, दूसरी, तीसरी। यहाँ पर देख लो h एक भी नहीं है, 2a × h, क्योंकि ये पहले नंबर की स्ट्रिप है, पहले से एक कम क्या होगा, 0। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि अच्छा इसका हिसाब किताब भी क्लियर हो गया। अभी फाइनली इसका भी हो गया। अभी बचा अपने पास लास्ट टर्म 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है।
एक और एक कितना होता है 2, 11 नहीं होता। एक और बार जोड़ा 3, यानी एक को अगर हमने 2 बार जोड़ा 2 आया, एक को 3 बार जोड़ा 3 आएगा, एक को n टाइम्स जोड़ेंगे कितना आएगा, n आएगा ना। एक को n टाइम्स जोड़ेंगे कितना आएगा, n। तो मैं सिंपल यहाँ पर चाहूँ तो आपके लिए मैं 1 + 1 ऐसे करते करते अप टू n तक ऐड कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए फिर भी अभी डायरेक्ट नहीं लिखा। इतनी सी बात है, इतनी बात किसको समझ में आई किसको नहीं आई प्लीज़ ये बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ तक आराम से समझिए बात को, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ रहा। छोटी सी बात है, देखो ठीक है ना। अभी क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, आप छोटा सा कैलकुलेशन अपना वो ये है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0 मैंने लिख दिया, h को h लिख दिया, n ऑफ a स्क्वायर। अब वैल्यू रखने का भी टाइम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों में थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में लिख लेते हैं। ये देखो, इसमें से मैं h स्क्वायर को फटाफट कॉमन ले सकता हूँ। आई विल गेट 1 स्क्वायर, 1 सिंपल ना, 1 बोल दो या 1 स्क्वायर बोल दो। यहाँ क्या बच रहा है 2 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है 3 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है फाइनली n-1 ऑफ होल स्क्वायर। आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि इस तरह का एडिशन बहुत सिंपल है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि नेचुरल टर्म्स के स्क्वायर करते हुए ऐड करना उन्हें कंसेक्यूटिव टर्म्स को। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है, कुछ लिखने लायक बात मुझे नजर आ रहा है कि 2a into h, 2a into 2h, 2a into 3h, यानी इन शॉर्ट में मुझे नजर आ रहा है कि 2h सबसे कॉमन आ रहा है। अगर 2h सबसे कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर ओनली 2 बचा, यहाँ पर ओनली 3 बचा। आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए। फाइनली क्या बचेगा, कोई बता सकता है क्या, n। n बचेगा क्या, ध्यान से देखना, n ही बचेगा ना। एक बार मैं खुद अपने आप को चेक कर लूँ, यहाँ पर 2ah नहीं n नहीं है, मैंने लिखना चाहिए था वहाँ पर n नहीं है। लास्ट टर्म n-1 इंटू h पे, जैसे मैंने इसका लास्ट टर्म लिखा ना वैसे ही मुझे उसका लास्ट टर्म लिखना चाहिए, वरना यहाँ पर दिक्कत होगी, वरना मैं यहाँ पर n सोच लूँगा इसे। ये कहाँ पर जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, क्योंकि 2a इंटू n-1 इंटू h होगा लास्ट टर्म। अरे समझ में तो आ रहा होगा, लैक ऑफ स्पेस था ना, इसीलिए मैंने उसको यहीं पर ऐसे ही सिमटा दिया था, लेकिन वो गलत हो जाएगा ऐसे में 2a इंटू n-1 इंटू h, ठीक है ना। और समझ जाना इस बात को कि इसके बीच में थोड़े से डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो आपको दिख रहा हो क्योंकि लास्ट टर्म 2a इंटू n-1 इंटू h था ना, वो लिखा, उसमें से 2a जब कॉमन आ गया बाहर क्या बचा, ओनली n-1। अभी फाइनली जो हमारे पास, हमने इसको देख लिया, हमने h स्क्वायर का हिसाब किताब कर लिया, 2h का कर दिया। अभी जो लास्ट टर्म बचा कि 1 को n टाइम्स ऐड करना है, सिंपली n हो जाएगा रिजल्ट। बोलो, इतनी सी बात है, इतना सा हमें कैलकुलेशन देना है इस चीज़ का। हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पर h बचा, यहाँ पर n ऑफ a स्क्वायर हुआ प्लस h स्क्वायर। ये चीज़ का फॉर्मूला सबको आता होगा, आना चाहिए, नहीं आता है तो अभी देख लो कि जब भी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसी वाली कंडीशन होती है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इंटू n-1, n इंटू n+1, 2n+1 ओवर 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिख लो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू जब n स्क्वायर तक ऐड होता है, n स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ n के प्लेस पे क्या है, ये n-1। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n लिखा हुआ है आपको वहाँ n-1 लिखना होगा, यानी पहले वाले में n-1 इंटू, जब यहाँ n-1 लिखोगे उसके साथ n ऐड होगा तो वो सिंपली n हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2n+1 में n के प्लेस पे n-1 रखना है, 2n+1 में इसको सॉल्व करोगे 2n होगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि बेसिकली ये आपका 2n+1 ही रहा है ना। जब n के प्लेस पे मैंने n-1 यहाँ पर डाला तो 2n हो गया, 2 हो गया विद नेगेटिव, हाँ तो ये नेगेटिव का 1 होना चाहिए, ये नेगेटिव का 1 होना चाहिए जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। यहाँ तक का हो गया, और होल डिवाइडेड में कौन आएगा 6, तो आपको ये समझ में आ गया, यानी इसका कैलकुलेशन भी हमने कर लिया इस चीज़ का। अभी वो फाइनली इस चीज़ को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे आती होगी आप लोगों को, लेकिन अभी ये है समेशन ऑफ कंसेक्यूटिव n टर्म तक का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, कितना होता है n इंटू n+1 ओवर 2, सिंपली ये होता है। लेकिन अगर आप एक बात ऑब्जर्व करो, यहाँ पर n तक एडिशन नहीं हो रहा, n-1 तक ऐड हो रहा है, यानी कि आप 2ah को तो लिख दोगे, उसके बाद स्टूडेंट आप जहाँ जहाँ पर n है, क्योंकि वो n-1 तक उड़ा है, वहाँ n-1 रख दो इन प्लेस ऑफ n। इन प्लेस ऑफ n आपने क्या रख दिया, n-1, तो यहाँ n-1 रखोगे, सिंपली n बचेगा डिवाइडेड बाई 2, ये भी फिनिश हो गया। और फाइनली आपके पास बचा हुआ जो टर्म है इट इज़ व्हाट n। ये बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम समझ सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें h रखा हमने ऐसे करके, यहाँ पर जो जो चीज़ें बची हुई उन्हें लिख लेते हैं एक बार फाइनली कंक्लूड करके, na स्क्वायर। देखो एक काम करते हैं, अब तो फिनिशिंग हो गई, अब आपने देख लिया सब कुछ निपट चुका है, एक काम करते हैं, देखो
ये h को ना अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो अंदर क्या बचेगा n इंटू एच इंटू ए स्क्वायर। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि NH बने, NH बने। NH बनाने पर फोकस करना चाहिए, मैं समझा भी दूंगा क्यों। ये 2h स्क्वायर है और एक h बाहर से आ गया, 3h हो गए, मतलब 3h में से एक h इसके साथ चले गया, एक h इसके साथ चले गया, एक h इसके साथ चले गया। बोलो तीनों h खत्म हो गए। कैसे? देखो NH माइनस h, एक तो इसके साथ चले गया, एक इसके साथ चले गया n इंटू एच, और एक इसके साथ चले गया 2NH माइनस h। 3h खत्म हो गए, तीनों के तीनों h खत्म हो गए जो थे। यहाँ पर कितने बचे हुए? एक h ये है और एक h बाहर से आएगा, 2h है, एक h इसके साथ जा रहा है, एक h इसके साथ जा रहा है। तो हमारे पास जो बचेगा वो 2a, सिर्फ 2a बचा, डिवाइडेड बाई 2 ले लिया मैंने इसका। एक h अंदर गया तो उसने उसको NH माइनस h कर दिया मल्टीप्लाई होके, और ये जो बाहर वाला h है वो उसके साथ आके मल्टीप्लाई होके NH बना देगा। अभी फाइनली ये n बचा हुआ है और बाहर पे एक h बचा हुआ है, वो इसे NH बना देगा। हमारा टोटल फोकस होना चाहिए NH बनाने पर। NH बनाने पर क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको बताई होगी चीज, मैंने आपको समझाया था कि NH इज नथिंग बट B माइनस A, मैंने आपको डिराइव करवाया था। यानी हमें समझ में आ गया NH की वैल्यू सिंपली, क्योंकि B और A आप कंपैरिजन करोगे, A क्या है 0, B क्या है 2, यानी 2 माइनस 0, यानी NH की वैल्यू 2 है। NH की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो उसकी इस वैल्यू की हेल्प लेकर हम यहाँ पर जस्ट इन्हें प्लेस कर सकते हैं। कितनी निकली हो वैल्यू? 2, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2 और h क्योंकि 0 को टेंड कर रहा है, जस्ट 0, ये NH की वैल्यू 2, NH की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 ज़ार 4, और h 0 को टेंड कर रहा है, होल ओवर 6। यहाँ पर आप देखोगे 2 2 गेट्स कैंसिल, ऑफ a बचा, NH की वैल्यू 2 मैंने अभी निकाल के दिखाई, h 0 को टेंड कर रहा है, NH की वैल्यू अगेन 2 और NH की वैल्यू अगेन 2। ठीक है ना। फाइनली आपके पास जो एक रिजल्ट बच रहा है a की वैल्यू रखने का, और a आप ध्यान से देख लोगे यहाँ कंपैरिजन से, a का कंपैरिजन करोगे, a इज व्हाट? a इज नथिंग, 0, a 0 है। अगर स्टूडेंट्स a 0 है तो ये टर्म गायब हो गया आपके पास, क्योंकि ये लिमिट आपने रख दी, अप्लाई कर दी वहां पर। आपके पास जो बच रहा है वो है 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16/6 यहाँ पर, प्लस a क्योंकि 0 है तो होल ओवर थिंग 0 हो जाएगी, और वहाँ पे बचेगा +2। आप इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2 8 ज़ार 2 3 ज़ार +2, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा 8 14/3। ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये आप इसे देख लीजिए, किस चीज़ का रिजल्ट है? इसी चीज़ का रिजल्ट है जो आप स्टार्टिंग से निकाल लेते, 0 to 2x स्क्वायर प्लस 1 का, यानी कि 0 to 2x स्क्वायर प्लस 1 का dx। ये रिजल्ट आपने लिमिट एज अ सम की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की लेंथ विड्थ इस पे मत जाना, ठीक है ना। मैंने बहुत इलेबोरेटेड वे में बोला है, मैंने बहुत सारे स्टेप एक ही लाइन में सिंगल किए जा सकते थे, वो मैंने आपको बता रखे, ठीक है ना। आपने देखा बहुत सिंपल होता है, लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इसी चीज को क्या हम ऐसे नहीं कर सकते थे? x स्क्वायर प्लस 1 था, 0 से लेकर 1 तक, आई थिंक ना 2 तक, x स्क्वायर प्लस 1 dx करना था। मुझे बताओ इस चीज का क्या हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन ओनली x, लिमिट को ऐसे लगाया जाता है। और आप बोलोगे कि 2 एक बार इसमें अपर लिमिट लगेगी तो ऐसा होगा, अपर लिमिट लगेगी तो ऐसा होगा, और माइनस कर दोगे एक बार जब लोअर लिमिट लगेगी, यानी 0³/3 प्लस 0, तो आप देखोगे कि ये राइट हैंड साइड तो टोटली 0 हो गई। ये रिजल्ट आएगा 6 और 6 8 14/3। ये भी कर सकते थे, लेकिन ये कर नहीं सकते थे, ये 14/3 रिजल्ट। आप क्रॉस चेक कर सकते हो सिर्फ इस बात से, लेकिन ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि फाइंड दिस एज द लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम की तरफ प्रूव करो। ये 6 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एक बारी में देख लो इसे फटाफट से, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी को अगर हो रही हो तो वो फटाफट एक बार इस चीज को देख ले मैं जो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये था, 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 बहुत सिंपल कैलकुलेशंस थे, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस थे, और हमने उसे फाइनली कर दिया। मैंने आपको हर एक स्टेप समझाया ताकि आपका सारा काम इजी हो जाए, मतलब एक क्वेश्चन समझ जाओ, आपको अलग से कुछ देखने की ना जरूरत पड़े। इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी, होपफुली मैं सक्सेस रहा इसमें। स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, देन स्टूडेंट के साथ शेयर करें। जरूर प्लीज मुझे बताइए लेक्चर कैसा लगा आपको, कि मेरी बात पहुंची नहीं पहुंची आप तक, या कोई प्रॉब्लम आपको रही, ये जरूर बताइएगा आप, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा जरूर आपको बताना चाहिए। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। बाय द वे क्वेश्चन आपका इतना सही है, देख लीजिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो बस यहाँ पर फिनिश हो गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है।